लेकिन मेरा हाईकमान, अमित जोगी का हाईकमान, जनता कांग्रेस का हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है। 23 साल में हमारे यहां पर कैपिटा इनकम मात्र 27,000 रुपया बढ़ी। बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री का आधे से ज्यादा उनके कार्यालय का स्टाफ जेल के भीतर बैठा है भ्रष्टाचार के चार्जेस में। जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उनको एक पत्र भेज दिया कि आप ओटीएस कर लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट करके इनका ऋण माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी के समय हम लोग दूसरे राज्यों को बिजली बेचा करते थे और अब 18,000 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहे हैं। और इनकी आप मानसिकता देखिए। आपने तो यह कहा था कि सभी बेरोजगार युवाओं को या तो रोजगार दिया जाएगा, रोजगार तो आपने दिया नहीं। नमस्कार, इंडियन न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात खास शख्सियत में आज हमारे बीच मौजूद है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी जी। पहले तो आपका स्वागत है हमारे इंडियन न्यूज के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी, हमारा एक कार्यक्रम में खास शख्सियत है, चूंकि आप प्रमुख है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के, तो मेरा सवाल है कि ये पार्टी का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? जब 16 जुलाई 2016 को मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी ने पार्टी बनाने की घोषणा करी, उसी दिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग किसी रंजिश के कारण कांग्रेस से अलग नहीं हो रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी फैसले हैं वो छत्तीसगढ़ की धरती में हों। अन्य जो आप दो राष्ट्रीय पार्टियां देखते हैं, कांग्रेस भाजपा और हमारी जो पार्टी है छत्तीसगढ़ की एकमात्र जो मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, हम लोगों में अंतर क्या है, तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको यही बोलूंगा आपके दर्शकों को कि बाकी जो दोनों पार्टियां हैं उनका हाईकमान दिल्ली में है। कुछ भी करना है दिल्ली पूछने जाना पड़ता है उनके नेताओं को। लेकिन मेरा हाईकमान, अमित जोगी का हाईकमान, जनता कांग्रेस का हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है। मुझे कुछ भी फैसला करना है तो मैं दिल्ली में बैठे किसी नेता से नहीं पूछने जाऊंगा, उनसे परमिशन लेने नहीं जाऊंगा जी। यहां की जनता जो बोलेगी वैसा मैं करूंगा। ये अंतर है और इसी उद्देश्य से हमने अपनी पार्टी का गठन किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, एक ही, कई उदाहरण है वैसे तो। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई जी। उस समय प्रति व्यक्ति आय 90,000 रुपया हुआ करती थी। आज 2023 में है वो बढ़कर 1,17,000 हो गई। मतलब 23 साल में हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम मात्र 27,000 रुपया बढ़ी। जबकि 2014 में तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना में उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वही लगभग 90,000 रुपया। आज 9 साल बाद तेलंगाना के हर व्यक्ति की जो औसतन आय है 3.5-4 लाख रुपया हो गई। तो आपका कहना है कि जिस प्रकार जो पार्टी अंतर केवल यह है कि यहां पर कांग्रेस भाजपा का राज चला, वहां एक क्षेत्रीय पार्टी का राज चला। ये अंतर है, इसलिए इतना फर्क देखने को मिल रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी को महत्व मिले तो प्रदेश का उद्धार होगा? जी, ये आप सारा डेटा निकाल लीजिए, देश का खंगाल लीजिए। जहां जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं वहां का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी अपेक्षा 7.5 गुना ज्यादा हुआ है जी। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगा अमित जी कि जिस प्रकार आपकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और यहाँ रजिस्टर्ड पार्टी है, तो जिस प्रकार जो जनाधार था, आपके 5 विधायक रहे हैं,
और कुछ विधायक अभी दूसरे पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो विधायक क्यों नहीं बढ़े? अगर हम क्षेत्रीयता की बात कर रहे हैं तो जब जनता ने चुना, हमारे गठबंधन से उन्होंने 7 विधायकों को विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद करने का अवसर दिया। जी। आज मेरे पास उन 7 में से केवल एक ही बच्चा है। जी। वो भी क्योंकि वो मेरी माँ है। पर ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, आप देश में देखिए, जी। अपने पड़ोसी राज्य में ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में, वहां मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी। जी। उनकी 56 साल पुरानी पार्टी थी। जी। उनकी नाक के नीचे से उनके सारे विधायक इधर से उधर हो गए। जी। पवार साहब जैसा मैं समझता हूं देश में उनसे कोई कद्दावर और बड़ा नेता नहीं है। जी। अडवाणी जी को छोड़ दे तो। जी। उनकी पार्टी के सब लोग निकल गए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी के सारे विधायक निकल गए। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है। तो क्या कहा जाए, सत्ता लोभी है? हाँ, और क्या समझेंगे, जनता तो देख रही है ना। ये जनता ने चुना आपको किसी दल से है जी। और उसके बाद आप कुछ भी करते रहेंगे। जो आगामी विधानसभा चुनाव है नवंबर में होने जाने हैं, तो उसमें आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? और पूरे 90 सीट में आप खड़े कर रहे, जानकारी आ रहा है, चर्चा में है, कितने सीटों पे आप प्रत्याशी उतार रहे हैं और क्या प्रदर्शन रहेगा? देखिए, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अमित जोगी किंग मेकर बनना चाहते हैं। जी जी। मैं ना किंग मेकर बनना चाहता हूँ, ना किंग बनना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को किंग बनाना चाहता हूँ। ये अमित जोगी की स्ट्रेटेजी है। और इसके लिए जी। जब हम वोट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है जी। उसकी अगर स्टडी करें छत्तीसगढ़ में जी। तो बहुत बड़ी तादाद में गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है जी। लेकिन वो विखंडित हो जाता है, उसमें बिखराव आ जाता है। और इसीलिए जो थर्ड फ्रंट है सो कॉल्ड, उसके विधायक चुने नहीं जा पाते। तो मैंने बड़ी सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि हमें जो छत्तीसगढ़ की बाकी आंचलिक पार्टी हैं, भले ही अभी तक उनका कोई खाता नहीं खुला हो, पर अपने अपने कुछ कुछ क्षेत्रों में उनका एक प्रभाव रहा है। कहीं 30,000 वोट ले रहे हैं, कहीं 40,000 वोट ले रहे हैं जी। तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं, पिछले 1 महीने से बातचीत कर रहा हूं और बहुत जल्द ही आपके सामने एक तस्वीर निकल कर आएगी जिसमें हम सभी जो आंचलिक पार्टियां हैं उनका एक महागठबंधन लेकर जनता के बीच जाएंगे, 90 सीटों पे जाएंगे। और जैसे बीजेपी और कांग्रेस दमदारी के साथ चुनाव लड़ती है, वैसे हम लोग भी एक एक सीट में दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 15 साल कांग्रेस बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं, ये हकीकत है। दोनों पार्टियां एक ही हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि वादा खिलाफी में कौन आगे रहेगा, लूटमार में, भ्रष्टाचार में कौन आगे रहेगा। आज आप हमारे प्रदेश का हाल देखिए, पहली बार भारत के इतिहास में, मैं छत्तीसगढ़ की इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, पहली बार भारत के इतिहास में 1937 से यहां पे मुख्यमंत्री बैठे जाते हैं, आ रहे हैं, चुने जा रहे हैं। पहली बार किसी मुख्यमंत्री का आधे से ज्यादा उनके कार्यालय का स्टाफ जेल के भीतर बैठा है भ्रष्टाचार के चार्जेस में। ये ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। दोनों पार्टियां केवल छत्तीसगढ़, उनको छत्तीसगढ़ के लोग नहीं दिखते, उनका छत्तीसगढ़ की भलाई का मिशन नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य है कमीशन। ठीक, आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता कमीशन खोर या भ्रष्टाचार में लिप्त है।
लेकिन जिस प्रकार नरवा गरुआ भाड़ी और जो किसानों का कर्ज माफ और किसानों को जो सहायता कर रहे भूपेश बघेल, क्या मानते हैं आप? सहायता नहीं कर रहा है, सहायता करने का ढिंडोरा पीट रहा है। अगर हम विधानसभा में जी हमारी पार्टी की ओर से ये प्रश्न किया गया कि ये आपका जन घोषणा पत्र है, इसमें आपने ये 36 वादे किए जी, इसमें कितने पूर्ण हैं? उसमें एक भी वादा पूर्ण नहीं बताया गया। 17 में तो ये बोला गया कि अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है तो कुछ काम नहीं हुआ है, और शेष में ये बताया गया कि प्रक्रियाधीन है। मतलब 36 में एक भी वादा, कर्जा माफी की ये बात करते हैं जी, पूरे प्रदेश में किसानों का 80,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा 2018 में था जी, इन्होंने माफ कितना किया? 6,000 करोड़। केवल जो सहकारिता बैंकों के अंदर किसानों ने शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स लिए थे, छोटे मोटे जो ऋण लिए थे, उनकी माफी कर दी। और बड़े बड़े जो बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उनको एक पत्र भेज दिया कि आप ओटीएस कर लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट करके इनका ऋण माफ कर दीजिए। अरे वो आपके पत्र के लव लेटर के हिसाब पे कर देंगे, आप जब तक उनको पैसा नहीं दोगे जी जी, वो क्यों ओटीएस करेंगे? और बोले बिजली बिल हाफ करूंगा मैं। आज छत्तीसगढ़ 2018 में नेट प्रोड्यूसर स्टेट था, हम लोग पावर सरप्लस थे। आज की स्थिति क्या है? मैं इस महीने की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का कंजम्पशन 5,000 मेगावाट रहा और प्रोडक्शन 3,000 मेगावाट। 2,000 मेगावाट की बिजली हम लोग खरीद रहे हैं। हर साल 18,000 करोड़ रुपए की बिजली, मेरे पिताजी के समय हम लोग दूसरे राज्यों को बिजली बेचा करते थे, और अब 18,000 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहे हैं। और इनकी आप मानसिकता देखिए, सबसे ज्यादा हाई स्लैब बिजली का पर हॉर्स पावर जो फिक्स चार्ज है वो सब हटा दें, जो बिजली की दर है 5.5 रुपया उन्होंने किसानों से ले रहे हैं। और जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, यहां भिलाई स्टील प्लांट जैसा आपका उद्योगपति है, वो उनसे 3 रुपया, किसानों से 5.5 और इनसे 3, और बोलते हैं हमने बिजली बिल हाफ कर दिया। अरे आपने बिजली हाफ कर दी, छत्तीसगढ़ का खजाना साफ कर दिया। वादा किया था इन्होंने कि जो गरीबों को, जो समाज के जो सबसे गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिसमें विधवाएं हैं, वृद्ध जन हैं, जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को 1,500 रुपया पेंशन मिलेगी। मेरे पिताजी ने 2001 में ये पेंशन योजना चालू की थी। 350 रुपया उस समय हर महीने दिया जाता था। आज कितना दिया जा रहा है? वही 350। इन्होंने विधानसभा में अभी जो आखिरी सत्र हुआ था वो बोले थे कि हम 500 करेंगे, पर कहीं किसी को 500 नहीं मिला। अरे 2001 से 2023 के बीच 22 साल बढ़ गए, महंगाई कितनी बढ़ी है? 20 गुना बढ़ गई। आज तेलंगाना अपने जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको 3,000 दे रहा है, उड़ीसा 4,000 दे रहा है, आंध्र प्रदेश 7,000 दे रहा है, मध्य प्रदेश 1,200 से 1,500 दे रहा है, और हम लोग वही। इन्होंने कुछ नहीं किया। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, ये 4 चिन्हारी, लेकिन जोन हमार छत्तीसगढ़ के सबले बड़का समस्या है बेरोजगारी, ओखर बारे में मोर काका कुछ नहीं बोले। अब बेरोजगारी की बात करें, 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे रहे, उस पर क्या कहेंगे? अगर सरकार का ही डेटा देखे जी, उनका डेटा मैं खुद सहमत नहीं हूं, पर चलो फॉर आर्ग्यूमेंट से हम सहमत हो जाते हैं। 16 लाख लोग युवा प्रदेश में बेरोजगार हैं, जिनका पंजीयन विभिन्न रोजगार कार्यालयों में किया जा चुका है। उन 16,000 में से अभी मात्र 60,000 लोगों को दिया जा रहा है, मतलब 10% भी नहीं।
और वाहवाही लूट रहे हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। नए नियम बना लिए कि अगर एक घर में 2 है उसको नहीं मिलेगा, अगर इतने साल पहले आपने पंजीयन नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, अगर आप ये प्रमाण पत्र नहीं दे सकते कि मैं इतने सालों तक बेरोजगार बैठा रहा उसको नहीं मिलेगा। अरे आपने तो ये कहा था कि सभी बेरोजगार युवाओं को या तो रोजगार दिया जाएगा, रोजगार तो आपने दिया नहीं, बेरोजगारी भत्ता 2500 दिया जाएगा। जी मैं अब चर्चा करूंगा ईडी जो चर्चे में है। चूंकि हमेशा एक आरोप रहता है कि कांग्रेस का कि बीजेपी के हाईकमान द्वारा ईडी को भेजा जा रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी के आप प्रमुख हैं? आपकी बात में पूरी सत्यता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध कर रहा हूं जी, सभी भ्रष्टाचारियों को अंदर कर रहा हूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं जी, वो केवल विपक्षी दलों में हो। विपक्षी दलों में हो जी। आपके साथ जितने भी हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, आपके साथ जो भी आता है उसका दुग्ध अभिषेक हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। ईडी पर लोगों का विश्वास तब बढ़ेगा जी। जब आप दोनों पक्षियों, 15 साल छत्तीसगढ़ में रामराज चला, तब भी रमन सिंह का दमन काल चला, लूट तब भी हुई, उनके विरुद्ध ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पर जो सबूत ईडी ने इकट्ठे किए हैं जी, वो चौंका देने वाले हैं। प्रदेश में कभी भी इतना व्यवस्थित रूप से भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमारे पूरे देश में एक कर प्रणाली है, जीएसटी, लेकिन छत्तीसगढ़ अपवाद हो गया। ईडी की कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी के साथ साथ एक समानांतर टैक्स बीएसटी भी लिया जाता है। अगर आप कोयले का काम कर रहे हैं तो प्रति टन 2500 रुपया बीएसटी अदा करेंगे। अगर आप रेती का काम कर रहे हैं तो प्रति ट्रक 16,000 रुपया आप बीएसटी अदा करेंगे। अगर आपको यहां से वहां अपना तबादला कराना है तो इतना लाख रुपया बीएसटी देंगे। अगर लोहे का काम कर रहे हैं तो प्रति टन 1100 रुपया आप बीएसटी देंगे। हर चीज में पटवारी अगर डायवर्जन कराना है तो आपको 15,000 रुपया बीएसटी देना है। अगर आपको राशन कार्ड बनाना है 3,000 रुपया, हर चीज का बीएसटी फिक्स्ड। नहीं तो क्या ये बीजेपी शासनकाल 15 साल में नहीं हुआ? वही तो मैं कह रहा हूं, उस समय भी हुआ पर इतना वो व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो ये तो सुपर व्यवस्थित कर लिया है। जी जी, मतलब इनको लोग बोलते हैं कका, मैंने इनको कका की जगह दूसरा नाम रखा है खोखा। आप पिक्चर देखते होंगे वो गैंगस्टर वाली पिक्चर, तो खोखा मतलब 1 करोड़ रुपया, तू मेरे को 1 खोखा दो। तो बिना खोखा के तो कका कुछ काम नहीं करते हैं। चूंकि आप विपक्ष में हैं, आप आरोप लगा सकते हैं और आपकी बातों में क्या सच्चाई है वो तो जनता देख रही है। हमारी बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं जी। आप 16,000 ईडी की चार्जशीट पढ़ लीजिए, एक एक व्हाट्सएप, एक एक ट्रांजैक्शन। और मुझे लगता है कि ईडी ने जो अब तक बताया है कि 12,000 करोड़ का हुआ है भ्रष्टाचार, उससे कहीं ज्यादा हुआ होगा। ईडी तो सतह तक पर पहुंच पाई है। लेकिन जिस प्रकार भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने भी आंकड़ा बताया कि जो ईडी जो दर्शा रही है कितना करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन भूपेश बघेल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उनके पास भी कुछ जानकारी होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मामला अब न्यायालय के समक्ष है जी। हमारे देश में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है जी।
जिसे हम निष्पक्षता का आधार मान सकते हैं। बाकी संस्थाएं तो अब देखिए न्याय का मंदिर, पर वो न्याय का मंदिर है। ये मामला अब उसके सामने है, एक एक पन्ने को वो अध्ययन करेंगे। मैं एक नेता होने के साथ साथ वकील भी हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे इस प्रदेश में वकालत का गोल्ड मेडल मिला था, तो और 2 साल मैंने खुद वकालत भी करी है। तो मैंने जो देखा है, जहां पर जो कहते हैं ना कि धुआं है वहां आग तो होगी। हाँ। तो आग तो है। अमित जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहे। हम अमित जी से और प्रश्न पूछेंगे। आप इंडियन न्यूज देखते रहिए। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता पार्टी के प्रमुख अमित जोगी जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे सवाल कर रहे हैं। अमित जी, चूंकि अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है और आदिवासी पार्टी जो अभी क्षेत्रीय पार्टी बनी है वो भी, उनके भी प्रत्याशी उतर रहे हैं। आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा अगर ये 2 नई पार्टी आ रही तो? देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरी ये रणनीति है कि जितना भी ये गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है उसमें बिखराव जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। पर लोकतंत्र है, किसी को भी सभी सीटों पर लड़ने का अधिकार है। कोई भी पार्टी आए, छत्तीसगढ़ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हम उनका स्वागत करते हैं। पिछली बार भी वो लड़े थे। हमारी पार्टी तो उस समय 55 सीट ले लड़ी, उनकी पार्टी 87 सीटें उन्होंने लड़ी। हमारी पार्टी को लगभग 13% वोट इन 55 सीटों में मिला। उनकी पार्टी को 87 सीट में लेस देन 1%, मतलब 1% भी नहीं। नोटा उनसे आगे था। तो एक बार उन लोगों ने कर लिया है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके नेता आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत सम्मान करता हूं और वो छत्तीसगढ़ आए, लड़े या इंडिया में रहकर कांग्रेस के साथ लड़े, अब ये उनका विवेक है। पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का जो एक आंकलन था जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में, सपनों का सौदागर नाम की एक आत्मकथा उन्होंने लिखी, उसमें लिखा कि किसी भी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के बीच में समझौता वैचारिक रूप से नहीं हो सकता। केजरीवाल जी की पार्टी का अगर कोई यहाँ पे बनती है सरकार, निर्णय तो कहाँ से होंगे? दिल्ली से। पंजाब में भी लोग यही बोल रहे हैं कि चला तो दिल्ली वाले रहे, तो उसमें कांग्रेस और भाजपा में कोई इस दृष्टि से अंतर नहीं है। अब वो क्या वो कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये तो अब समय की गर्भ में है। पर मैं अपनी तरफ से
उनको और उनकी पार्टी के लोगों को एक अच्छी सोच से ये पार्टी बनी थी जी। उस सोच का मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। भले ही उस सोच से मैं सहमत नहीं हो सकता पर सम्मान बहुत करता हूँ। उनको मेरी शुभकामनाएं। अमित जी, चूंकि विधानसभा चुनाव में आप 90 सीटों पे अभी खड़ा करेंगे क्षेत्रीय दलों को लेकर, गठबंधन जिस प्रकार महागठबंधन बनाने का तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रत्याशी का चयन करेंगे आपकी पार्टी और आप? देखिए, प्रत्याशियों का चयन तो जो हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार एक कोर कमेटी है जी, उसके सदस्य करेंगे जी, अपना विवेक का उपयोग करके करेंगे। जो सबसे अधिक जिसकी जीतने की संभावना है उसको मौका दिया जाएगा। पर पुरानी गलतियों से मैं एक चीज़ तो सीखा हूँ। पिछली बार हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कर दी और जब कांग्रेस की और भाजपा की सीटों का निर्णय हुआ, कई जगह उन्होंने बहुत जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा कर दी थी, उनको टिकट नहीं दिया। ऐसे लोग जब हमारे पास आए तो उन्हें दिखा कि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी नो वैकेंसी का बोर्ड लग गया है जी। तो इस बार हमारे यहाँ नो वैकेंसी का बोर्ड अंत तक नहीं लगने वाला। हम लोग भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखकर क्या समीकरण बन रहा है जी, उसको देखकर अपने टिकट का फैसला करेंगे। अब मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं, जिस प्रकार मोदी जी लगातार अभी प्रधानमंत्री बनने जा रहे, ऐसा जन चर्चा है कि फिर से प्रधानमंत्री ही रहेंगे, क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी मेरा पूरा ध्यान विधानसभा में है जी। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जी, लोगों को बांटने की, जी, इसको मैं बोलता हूँ मोदियाबिंद, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है कुछ लोगों को। हाँ जी जी। तो यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, हमारे भाजपा के जो साथी हैं, उनको मोदियाबिंद हो गया है। उनको दूर दूर की चीजें दिखती हैं, हिंदू मुसलमान दिखता है जी, हिंदुस्तान चीन पाकिस्तान दिखता है, लेकिन पास की चीजें कि क्या हमारे ग्रामीणों को आवास मिल रहा है, क्या सही समय पे पेंशन मिल रही है, क्या राशन मिल रहा है, इन चीजों पे उनका ध्यान नहीं जाता। दूर दूर की चीजें उन्हें दिखती हैं। तो इस प्रकार की राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हो सकता। मगर अमित जी, अगर आपकी पार्टी बहुमत में आती है तो क्या एजेंडा रहेगा? मतलब पहले तो एजेंडा जानूंगा। अगर पार्टी अगर आती है बहुमत के साथ या बहुमत या किसी के साथ गठबंधन करके आप सरकार बनाएंगे तो पहला काम क्या रहेगा? पहले एजेंडा बता दीजिए, उसके बाद क्या काम रहेगा? देखिए, एजेंडा मैं सही समय पे बताऊंगा जी। क्या पिछली बार हम लोगों ने अपना पहली चीज तो हम लोग कोई घोषणा पत्र नहीं लेकर आएंगे जी। हमारी पार्टी भारत के इतिहास की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो घोषणा पत्र पे विश्वास करती ही नहीं है। हम लोग शपथ पत्र, मतलब हम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर एफिडेविट भरेंगे कि अगर मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हूं तो ये चीजें इतने इतने दिनों में करूंगा। अन्यथा छत्तीसगढ़ के किसी भी मतदाता को अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दे और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो 2 साल तक की सजा मुझको हो सकती है। भाई, भाजपा को भी ये करना चाहिए, कांग्रेस को भी ये करना चाहिए, क्यों नहीं करते? जब जनता से वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, आपको इतना दे देंगे, इतना वो कर देंगे, तो अरे भाई 2 रुपये के स्टैम्प पेपर में लिख के भी दे दो। ऐसा नहीं करते। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मेरा नाम जोगी है, स्वर्गीय जोगी जी का जो खून है मेरी रक्तों में दौड़ रहा है, तो मेरी जान जाएगी लेकिन जुबान नहीं जाएगी। जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। और एक चीज केवल आपके चैनल के लिए,
मेरा पूरा जो वो एजेंडा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। जी। जैसा कि मैंने कहा कि इनको केवल वो नरवा गरवा गुरवा बारी दिख रहा है, बेरोजगारी नहीं दिख रहा है। जी जी। तो मुख्यमंत्री की शपथ की दस्तखत करने के बाद जी। जो पहले आदेश पे मेरा दस्तखत होगा जी। वो उस आदेश पे होगा जिसमें ये लिखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नौकरियां हैं, जी। चाहे सरकारी क्षेत्र की चाहे प्राइवेट सेक्टर की, जी। उसमें 95% जी। आरक्षण यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए होना चाहिए। ये मेरा पहला दस्तखत होगा। और साथ ही साथ जी। जितने भी कर्मचारी हैं जो पिछले 8 साल से अनियमित हैं, उनका एक दस्तखत से नियमितीकरण किया जा रहा है। ये 2 आदेशों पर मैं पहले दस्तखत करूंगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज़ को। आप अपना व्यस्ततम समय से निकाल कर यहाँ पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये थे अमित जोगी जी, जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है। इनका दावा है अगर इनकी सरकार आती है तो ये क्षेत्रीय बेरोजगारों के लिए पहले काम करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन मेरा हाईकमान, अमित जोगी का हाईकमान, जनता कांग्रेस का हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है। 23 साल में हमारे यहां पर कैपिटा इनकम मात्र 27,000 रुपया बढ़ी। बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री का आधे से ज्यादा उनके कार्यालय का स्टाफ जेल के भीतर बैठा है भ्रष्टाचार के चार्जेस में। जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उनको एक पत्र भेज दिया कि आप ओटीएस कर लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट करके इनका ऋण माफ कर दीजिए। मेरे पिताजी के समय हम लोग दूसरे राज्यों को बिजली बेचा करते थे और अब 18,000 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहे हैं। और इनकी आप मानसिकता देखिए। आपने तो यह कहा था कि सभी बेरोजगार युवाओं को या तो रोजगार दिया जाएगा, रोजगार तो आपने दिया नहीं।